नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अब हम यहाँ पर वर्धन वंश के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने यहाँ पर सिंधु सभ्यता, ताम्र पाषाण युग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश और इन सभी के बारे में जाना। अब हम यहाँ और गुप्त वंश के बारे में जाना। यहाँ पर अब हम वर्धन वंश के बारे में जानेंगे और जो भी पॉइंट इस बनेंगे उसके महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि समझते हैं कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात यानी गुप्त वंश के बाद ही वर्धन वंश आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश आया। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पुष्पभूति नामक शासक ने वर्धन या वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुष्पभूति यानी आपसे पूछा जाए कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुष्पभूति ने की थी। और वर्धन वंश या वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पुष्पभूति ने इसकी स्थापना की थी तो इसे हम पुष्पभूति वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। इसकी राजधानी थानेश्वर थी और इस वंश का सबसे महान ख्याति प्राप्त राजा हर्षवर्धन था और हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन की उपाधि थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन की उपाधि थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर हमने ये समझा कि जो वर्धन वंश के जो संस्थापक थे तो वो कौन से थे? पुष्पभूति थे। ठीक है, और पुष्पभूति वंश इसे भी कहा जाता है, यानी इसे पुष्पभूति के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी और इस वंश का जो महान ख्याति प्राप्त राजा हर्षवर्धन था। ठीक है, और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और ये हर्षवर्धन की उपाधि थी। यानी शिलादित्य को जो हर्षवर्धन को नाम से जाना तो जाता था लेकिन ये क्या थी? इनकी उपाधि थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लें। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके बाद फिर कोई हिंदू शासक ने उत्तर भारत पर यानी शासन नहीं किया, अपने आधिपत्य में नहीं लिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक के बारे में बात करें तो कौन था? हर्षवर्धन था, जिसने अपना राज्य पूरे उत्तर भारत में फैलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को एक कर अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। यानी कन्नौज से उन्होंने यानी थानेश्वर से कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्थानांतरित कर ली थी थानेश्वर से कन्नौज। और हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य पूर्व में कामरूप, यानी जो कामरूप था उसे हम प्राचीन नाम किसका है? असम का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि कामरूप वर्तमान में किस राज्य का नाम प्राचीन नाम था? ठीक है, यानी प्राचीन नाम किस वर्तमान राज्य का नाम प्राचीन था? ठीक है, प्राचीन नाम जो कामरूप था वो किसका था? तो असम का था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब होता है गुजरात के क्षेत्र, गुजरात के अंतिम क्षेत्र तक। ठीक है, और उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। यानी पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य फैला हुआ था, यानी असम से लेके वर्तमान में गुजरात तक और हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी था। तो ये भी आपको याद रखना है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था लेकिन बौद्ध धर्म की जो शाखा महायान थी उसका अनुयायी था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था लेकिन किस शाखा का अनुयायी था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महायान। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो उसने जनहितकारी और लोगों की उन्नति हेतु कई कार्य की और हर्षवर्धन ने प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का भी आयोजन कराया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन, क्योंकि वो उसका अनुयायी था तो वो स्वाभाविक है कि महासम्मेलन करवाएगा और आयोजन करवाया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं लगभग हर 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में ही आयोजित किया करता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि धार्मिक सभाएं जो लगभग हर
5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में की जाती थी, किसके द्वारा? हर्षवर्धन काल में, ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा ही की जाती थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि महामोक्ष परिषद, यानी जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, जो आयोजन कराता था महासम्मेलन का, उसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं लगभग 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में कराता था, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसकी समय अवधि 75 दिन की हुआ करती थी, ऐसी जनश्रुति है कि ऐसी जनश्रुति यानी ऐसी उनकी सुनाए मतलब कहावत या फिर किसी के सुने द्वारा ये कहा गया है कि जनश्रुति है कि हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण संपत्ति इस परिषद में दान कर दिया करता था, इसलिए हर्षवर्धन को दान देने के गुण के कारण उसे हातिम भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे 4 विकल्प दिए जाए और उसमें राजा पूछा जाए कि कौन सा राजा या शासक था जिसे हातिम नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी जो अपनी संपूर्ण संपत्ति थी वो इसमें दान कर देता, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन एक विद्वान व्यक्ति था, उसने प्रियदर्शिका और नागानंद तथा रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की। तो ये भी आपको याद रखना है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा गया कि प्रियदर्शिका किस शासक की रचना थी, या फिर रत्नावली किस शासक की रचना थी, या फिर नागानंद किसकी रचना थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हम बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि ये जो तीनों जो रचनाएं थी वो किस भाषा में थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत नाट्य ग्रंथों में, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथ लिखे, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान विराजते थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरितम की रचना की थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जाए कि बाणभट्ट ने किस की रचना की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हर्षचरित, और इसमें किसका वर्णन है, यानी किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर, यानी हर्ष चरित्र यानी हर्ष के चरित्र का ही जीवन का वर्णन दिया गया है। और हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें जिसे हर्षवर्धन काल की जानकारियां निहित हैं, और इसके अलावा बाणभट्ट ने संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास कादम्बरी की रचना की। यानी बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने 2 रचनाएं की, तो वो पहला एक तो उपन्यास है, कौन सी? कादम्बरी, ठीक है, और दूसरी जो रचना है वो जीवनी हर्षचरित की, तो ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन, यदि आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचनाएं की, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, जबकि बाणभट्ट जो उनके दरबार में रहा करते थे तो उन्होंने हर्षचरित नामक रचना की, ठीक है, हर्षचरित की रचना की, जबकि और बाणभट्ट ने एक और उपन्यास की रचना की, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? कादम्बरी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर, इन्हें आप समझ लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग, यानी उसे हम त्यांग्स भी कह सकते हैं, भारत की यात्रा पर आया था। यानी आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री कौन भारत की शासन यात्रा पर आया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हैंसांग पर, ठीक है, हैंसांग आया था भारत की यात्रा पर, ठीक है, जिसने सीयू की नामक पुस्तक की रचना की। यानी आपसे पूछा जाए कि सीयू की नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चीनी यात्री हैंसांग ने की। तो किसके मतलब शासनकाल के दौरान की गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन की शासनकाल में, ठीक है। और समझ लेते हैं जिसमें हर्षकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। यानी आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री हैंसांग द्वारा रचित सीयू की नामक पुस्तक में किसका वर्णन है, तो आपका जो आंसर होगा वो हर्षवर्धन की आर्थिक, सामाजिक और
सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हेन सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मनु आदि के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हेन सांग को, जो चीनी यात्री था जिसने सियुकी नामक पुस्तक की रचना की, यदि आपसे पूछा जाए कि हेन सांग को किन और नामों से जाना जाता है, यानी आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए? यात्रियों में राजकुमार, इसे ही हेन सांग को कहा जाता था। नीति का पंडित, चीनी यात्री हेन सांग को कहा जाता था। शाक्य मनु आदि नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं आगे कि हेन सांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि हेन सांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि किसके सम्मान में कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था, तो हेन सांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीनी यात्री हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में हेन सांग ने अध्ययन किया था। हर्षवर्धन किस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शीलभद्र था। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे इसका आंसर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसका मतलब है कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो स्तर था बहुत ही उच्च था, यानी उस समय शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से प्रदान की जा रही थी। ठीक है, तो इसी हम चरमोत्कर्ष कहते हैं, यानी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रसार बहुत ही तेजी से हो रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि साथ ही हेन सांग की भारत यात्रा के समय या यूं कहा जाए, यानी ये मतलब भारत यात्रा के समय ये कहा जाए कि हर्षवर्धन के समय मथुरा नगर और सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर माना जाता था। यानी इसका मतलब है कि हर्षवर्धन शासनकाल में जो मथुरा नगर था वो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मथुरा को किस व्यवसाय के लिए जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन के राज्य में किसानों द्वारा भूमि राजकर के स्वरूप में कुल उपज का 6वां भाग हिस्सा राजा को देना होता था। यानी आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि भूमि जो राजस्व कर के रूप में कुल उपज जो पूरी उत्पादन का 6वां भाग हिस्सा राजा को दिया जाता था, यानी भू राजस्व कर के रूप में किसानों द्वारा। ठीक है, और भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत भी हर्षवर्धन द्वारा ही की गई थी, यानी हर्षवर्धन के काल में ही सामंती प्रथा की शुरुआत की गई थी, यानी हर्षवर्धन द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं अंतिम पॉइंट कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस राज्य का छिन्न हो गया और हर्षवर्धन का अंतिम हिंदू शासक था, यानी हर्षवर्धन की अंतिम हिंदू शासक था जिसके मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कोई हिंदू शासक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हिंदू शासक के रूप में अंतिम शासक था। और साथ ही हर्षवर्धन का अंतिम बौद्ध शासक और संस्कृति महान विद्वान लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतिम बौद्ध शासक था तो कौन था? हर्षवर्धन था। और संस्कृत के महान विद्वान व लेखक के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी हिंदू शासक इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप नहीं छोड़ सका। इसका मतलब है कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन के बाद कोई भी हिंदू शासक नहीं हुआ जिसने अपना आधिपत्य जमाया हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट वर्धन वंश से संबंधित थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। अब हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।